Good morning, good morning. Good morning to all of you. Good morning, Dheeraj, Ankit, Anshu, Shazia, Shurvi. Good morning, Avinav. Good morning, Shreya Pandey, Tripti. आवाज आ रही है आप लोगों तक? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ओके. ऑडियो और वीडियो क्लियर है? एक बार बता दीजिए. ओके, परफेक्ट. तो आज हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे. और ऑप्टिक्स सारे लोगों को पता है कि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है. सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑप्टिक्स से ही आता है. और ये ऑप्टिक्स अपने आप में एक काफ़ी लेंदी चैप्टर है. ठीक है. सो आज हम लोग ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन लेंगे. ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे और फिर ऑप्टिक्स को शुरू करेंगे. ठीक है. एक चीज़ ये जान लीजिए कि ऑप्टिक्स का जो दो पार्ट है उसके फर्स्ट पार्ट को आप थोड़ा बहुत ऑलरेडी 10th में या 9th में आपने पढ़कर आप आए होंगे. लेकिन ऑप्टिक्स का जो सेकेंड पार्ट है वो पूरी तरीके से न्यू है और मैक्सिमम स्टूडेंट का सेकेंड पार्ट ही वीक रहता है. ठीक है. लेकिन हम लोग ऑप्टिक्स चाहे फर्स्ट पार्ट हो चाहे सेकेंड पार्ट हो दोनों को जीरो लेवल से शुरू करेंगे. इनफैक्ट रेस के बारे में जानेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, इमेज के बारे में जानेंगे एकदम बेसिक लेवल से, चाहे आपको आता हो या फिर नहीं आता हो. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन लेते हैं ऑप्टिक्स का. और ऑप्टिक्स में जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे सिलेबस में. तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और चैप्टर जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है. लेकिन ऑप्टिक्स में एक चीज़ हम आपको कहना चाहेंगे कि ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरी तरीके से लिंक्ड है. इसका हर एक चैप्टर सारे चैप्टर से लिंक्ड होगा. यानी अगर आज ऑप्टिक्स का फर्स्ट क्लास है तो इसमें जो कंसेप्ट हम सीखेंगे वही कंसेप्ट आपका जो फर्दर आगे क्लास होगी उन सारे में अप्लाई होगा. ठीक है. चलिए. तो ऑप्टिक्स को हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में ये देखते हैं कि ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है. और एक चीज़ और, आप लोगों को एज ए जो एक फेयर नोटबुक है उस वो लेके नहीं बैठना है. आपको एक रफ बेसिकली लेके बैठना है ताकि हम आपको आज का जो क्लास होगा तो आज जो हम कंटेंट आपको देंगे वो आज के ही मतलब क्लास के एंड के बाद ये आपको मैं टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है. तो ऑप्टिक्स का नोट्स पैरेलल में चलेगा. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैट में तो क्या है कि मैं आपको वहाँ पे लिखा के पढ़ा रहा हूँ, नोट्स ऑलरेडी बनवा रहा हूँ, तो मे बी कि वहाँ पे नोट्स थोड़ा डिले हो. बट यहाँ पर क्या होगा कि आपका नोट्स पैरेलल में चलेगा. सो डोंट वरी अबाउट दिस. ठीक है. चलिए. तो ऑप्टिक्स को अगर हम देखें तो ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट इज रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड पार्ट इज वेव ऑप्टिक्स. ठीक है. वन बाय वन अच्छे से सुनना है, ढंग से एकदम पढ़ोगे. फर्स्ट पार्ट इज रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड पार्ट इज वेव ऑप्टिक्स. ठीक है. फर्स्ट पार्ट इसका क्या है? रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड पार्ट, इस वाले पार्ट को कहेंगे वेव ऑप्टिक्स. चलिए. अब मेरी बात ध्यान से सुनना आपको वन बाय वन. ऑप्टिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट होता है. लाइट के बिहेवियर, उसके प्रॉपर्टीज और उसके इफेक्ट को जब आप स्टडी करते हैं तो फिजिक्स के इस ब्रांच को कहा जाता है ऑप्टिक्स. यानी ऑप्टिक्स क्या है?
इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट ऑफ लाइट। यानी पूरी कहानी में हम लोग स्टडी करने वाले हैं लाइट के बारे में। किसके बारे में? लाइट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि रे ऑप्टिक्स हम कब पढ़ेंगे और वेव ऑप्टिक्स हम लोग कब स्टडी करेंगे। सो लाइट के बारे में यहां तक जो एक मिथ था कि लाइट वेव नेचर की होती है या पार्टिकल नेचर की होती है, तो बहुत सारा फिनोमेना इस बात को प्रूफ किया कि लाइट वेव नेचर की होती है। और बहुत सारा फिनोमेना इस बात को भी प्रूफ करता है कि लाइट पार्टिकल नेचर की होती है। तो बाद में इस बात को एडमिट किया गया कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, यानी लाइट वेव नेचर की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है। सो लाइट का जो डुअल नेचर है उसी के बेसिस पे मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अब यहां पे जो रे ऑप्टिक्स है, तो लाइट कब रे की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग और लाइट को कब वेव की तरह ट्रीट करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए, अगर लाइट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट हो रही है, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर आ रही है जिस ऑब्जेक्ट का साइज लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट की साइज अगर लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो वहां पे लाइट रे ऑप्टिक्स की तरह ट्रीट करेंगे, यानी वहां पर हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर लाइट ऐसे बॉडी पर गिर रही है, ऐसे ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट हो रही है जिस ऑब्जेक्ट का साइज लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में है, यानी कि ऑब्जेक्ट इतना ही छोटा है कि आप उसको वेवलेंथ के कंपैरिजन में मान सकते हैं, तो उस कंडीशन में लाइट बिहेव करेगी वेव की तरह, यानी आपको वहां पर वेव फिनोमेना दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी विंडो से या किसी होल से अगर आप लाइट पास करा रहे हैं और होल का साइज काफी बड़ा है, तो जो होल से लाइट जाएगी तो वहां पर लाइट एग्जैक्टली बीम की तरह जाएगी, और होल से जब लाइट पास होगी तो वहां पे एक सर्कुलर आपका जो लाइट का जो बीम है वो बनेगा। लेकिन अगर आप होल के साइज को कम करते जाएंगे और कम करते करते एक पॉइंट होल बना देंगे, सो पॉइंट होल में हम ये कह सकते हैं कि होल का साइज अब लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में आ चुका है। तब लाइट वहां पर अपना रे बिहेवियर छोड़ करके वेव बिहेवियर डोमिनेट कराएगी और वहां पर वेव ऑप्टिक्स हम लोग स्टडी करेंगे, यानी लाइट वहां पर क्या करेगी, वेव नेचर शो करेगी। सो लाइट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर अगर गिर रही है जिस ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, तो वहां पर रे ऑप्टिक्स। और लाइट अगर ऐसे ऑब्जेक्ट पर गिर रही है जिसका साइज बहुत छोटा है, कितना छोटा, कंपैरेबल टू द वेव लेंथ ऑफ लाइट, लाइट के लैम्डा के बराबर हो जाएगा, तो उसको हम लोग वहां पर वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। अब जितनी बात मैंने आपको बोला है इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे इस बात को। तो यहां पर इस चीज को लिखिएगा कि रे ऑप्टिक्स कब स्टडी होगा, व्हेन साइज ऑफ द बॉडी is much greater than wavelength of light। एंड वेव ऑप्टिक्स कब ट्रीट करेंगे हम लोग, वेव ऑप्टिक्स कब ट्रीट करेंगे, जब साइज ऑफ द बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली या कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। एंड यू नो लाइट का वेवलेंथ कहां से कहां तक होता है, तो लाइट की अगर मैं बात करूं तो लाइट का वेवलेंथ होता है 4000। लाइट, आपको पहले यहां एक चीज दिखा देता हूं, लाइट हैज डुअल नेचर, यानी ये वेव की तरह भी ट्रीट करेगा और पार्टिकल की तरह भी ट्रीट करेगा। जब लाइट पार्टिकल की तरह ट्रीट करेगा तो इसके पार्टिकल को हम कहते हैं फोटॉन्स, और जब लाइट वेव की तरह ट्रीट करेगा इसके वेव को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए यहां पर हमने, एक सेकंड देख लेता हूं, कट तो नहीं रहा है। ओके, सो लाइट जो है पार्टिकल एंड वेव दोनों की तरह ट्रीट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है इसको। एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट।
वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ इस रेंज में होगा उसको हम लाइट कहेंगे। और लाइट किसको बोलते हैं? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट है जो हम लोगों को विजिबल होता है, जिसको हम देख पाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास बहुत सारे हैं, एक्स रेज हैं, गामा रेज है, आपका रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन ये ह्यूमन आई के लिए विजिबल नहीं है। ह्यूमन आई के लिए वही विजिबल होंगे जिसका वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम है, यानी रफली 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा उसको हम लोग लाइट बोलेंगे, और ये हम लोगों के लिए विजिबल होगा। ये हम लोगों के लिए क्या होगा? विजिबल होगा। अब लाइट की मैं अगर बात कर रहा हूं तो लाइट पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर दोनों होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि लाइट में कितने तरह के कलर्स होते हैं, कितने वेवलेंथ होते हैं, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर होता है सर 7 होते हैं। विबग्योर हम लोग जानते हैं 7। बट ये जो विबग्योर है ये मैंने एक पार्टीशन कर रखा है 7th में, बट एक्चुअली में लाइट के पास इनफाइनाइट, व्हाइट लाइट के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो लाइट के कितने वेवलेंथ होते हैं, व्हाइट लाइट में कितने वेवलेंथ होते हैं, तो आप कहोगे सर विबग्योर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे विबग्योर आप कहेंगे सर यहाँ पर 7 कलर है, 7 वेवलेंथ होंगे। हम कहेंगे नहीं, वेवलेंथ इनफाइनाइट है, क्योंकि आपने कलर यहाँ पे भले ही 7 किया है, बट रेड अगर कलर है तो रेड में भी बहुत तरह का रेड है, ब्लू में भी बहुत तरह की ब्लू है ना, ग्रीन में भी बहुत तरह का ग्रीन है। तो यहाँ पे जो 7 कलर है ये एक मेन है, बट इसी में और भी कलर हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप रेड देखते हैं तो रेड में बहुत सारे रेड हैं, ब्लू है, ब्लू में बहुत सारे शेड हैं, ब्लू ग्रीन मिलकर के कुछ और बनाएगा, ब्लू जो है आपका इंडिगो के साथ मिलकर कुछ और बनाएगा, ब्लू वायलेट के साथ मिलकर कुछ और कलर प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कलर्स हैं। सो वेवलेंथ कितने हो गए? इनफाइनाइट वेवलेंथ। वेवलेंथ की कमी नहीं है, लेकिन हम लोग उसको 7 पार्ट में बांटते हैं। अब ये बताइए कि जब आप वायलेट से रेड की तरफ जाओगे, वायलेट से रेड की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सबको पता है कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। यानी रेड की तरफ अगर हम जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी, लेकिन स्पीड सबका क्या होगा? सेम होगा। स्पीड सबका क्या होगा? सेम होगा। मतलब आप ऐसा समझ लो कि जो विबग्योर है 7 कलर आप जो देख रहे हो, तो समझ लो कि इसमें 7 फोटोन है, और हर एक फोटोन अलग अलग टी शर्ट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है ना। ये इंडिगो कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, 7 फोटोन है, 7 कलर के टी शर्ट पहने हुए हैं, और सबको मैंने कहा कि चलो अब तुम लोग रेस लगाओ, दौड़ना शुरू करो। तो जब सारे फोटोन एक साथ दौड़ेंगे ना तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? इंडिगो वाला जो फोटोन है ना, जो इंडिगो कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और जो रेड वाला टी शर्ट पहना हुआ है फोटोन, उसकी एनर्जी कम होगी। लेकिन स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो स्पीड सारे फोटॉन्स का सेम होगा, लेकिन वैक्यूम में सेम होगा। किसी और मीडियम में अगर ये सारा चला जाएगा तो फिर सबका स्पीड डिफरेंट हो जाएगा। इसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद और करूंगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे आ जाइए। लाइट हो गया, डुअल नेचर हो गया, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, ये सारी बात मैंने आपको बता दी। अब आइए कि चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है मुझे। चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है? रे ऑप्टिक्स में आपको स्टडी करनी है। सबसे पहले तो आपको यहां पे पढ़ना है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ना है? तो रिफ्लेक्शन में आपको पढ़ना है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। फिर आपको क्या पढ़ना है? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में आपको क्या क्या स्टडी करनी है? रिफ्रैक्शन में आपको स्टडी करनी है स्लैब, रिफ्रैक्शन में आपको स्टडी करनी है आपका बेसिकली प्रिज्म, रिफ्रैक्शन में आपको स्टडी करनी है लेंस। उसके बाद आपको क्या स्टडी करना है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या पढ़ना है? टेलीस्कोप है ना, माइक्रोस्कोप, ये सारे स्टडी करना है। टेलीस्कोप,
माइक्रोस्कोप, ये सारा आपको स्टडी करना है रे ऑप्टिक्स में, है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। वेव ऑप्टिक्स में आप क्या स्टडी करोगे? वेव ऑप्टिक्स में आप स्टडी करोगे इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, फिर आप इसमें स्टडी करोगे थिन फिल्म इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस कहां देखने को मिलता है? जैसे आप सोप बबल बनाते हैं तो सोप बबल में आप देखे होंगे कि सोप बबल का जो सरफेस होता है बहुत सारे कलर्स को रिप्रेजेंट करता है, वहां पे बहुत सारे कलर प्रोड्यूस होता है, वो थिन फिल्म इंटरफेरेंस के कारण होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे YDAC। YDAC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसी से लाइट का वेव नेचर शो होता है। उसके बाद डायफ्रैक्शन पढ़ना है अपने को, डायफ्रैक्शन पढ़ना है अपने को। उसके बाद पोलराइजेशन पढ़ना है ना, पोलराइजेशन पढ़ना, और इसके अंदर भी बहुत सारा लॉ आता है, ब्रिविस्टर लॉ आता है, वो सारा हम लोग पोलराइजिंग एंगल्स आते हैं, उसके अंदर का छोटा छोटा टॉपिक्स है। मेन टॉपिक ये इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, YDAC, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, दिस इज द टॉपिक फॉर वेव ऑप्टिक्स। एंड रे ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इसमें से बहुत सारी चीजें आप पहले से जानते होंगे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, लेकिन यहाँ पे हम लोग को काफी डेप्थ में पढ़ना है और बहुत सारी चीजें नई नई सीखनी है हम लोगों को। तो ये एक हो गया सिलेबस का पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब सिलेबस का पूरा मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि ये सारा कंटेंट स्टडी करना है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के नीचे अगर नहीं दिख रहा होगा तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टेलीस्कोप मैंने लिखाया और मैंने लिखाया आपका माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो एक एक लाइन पहले जल्दी से लिख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे, है ना। रिफ्लेक्शन शुरू करने के पहले, रिफ्लेक्शन शुरू करने के पहले कुछ बातें हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले लिखिएगा ऑप्टिक्स, है ना, लिखिए इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, हालांकि नोट्स में लिखा होगा आपके, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर, effects and properties of light, properties of light, मतलब मेन यहां पर हीरो कौन है? लाइट है। लाइट के बारे में ही पूरा स्टडी करना है, लाइट के बारे में ही पूरा स्टडी करना है मुझे। अब सबसे पहला चीज है कि भाई लाइट क्या चीज है, लाइट क्या चीज है? आप कहेंगे इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which is visible to us, which is visible to us। अब पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लाइट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन शुरू करेंगे। विजिबल टू अस, लाइट एक फॉर्म, लाइट बेसिकली क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये अभी दिमाग में रखना है कि ये एनर्जी का फॉर्म है। लाइट यहां प्रेजेंट है, वहां पर एनर्जी प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट है जो हम लोगों को दिखाई देता है। एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं लाइट। और लाइट क्या होता है? जो हम लोगों के लिए विजिबल होता है, जो हम लोग को दिखाई देता है। ओके,
3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर इतना हो गया। अब ये जो लाइट है ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर तो ये दोनों शो करता है। कौन कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है, कौन सा ऐसा फिनोमेना है जो लाइट को पार्टिकल नेचर शो करता है? तो देखिए, सबसे पहली बात कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सारे का सारा प्रूफ करता है, प्रूफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यानी कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रही है कहीं पर तो समझ जाइएगा कि लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर की है। और अगर आप लाइट को वेव मानोगे तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होना ही इस बात का सबूत है कि लाइट पार्टिकल नेचर की है। अब कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो लाइट को वेव नेचर प्रूफ करता है? जैसे इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारा फिनोमेना इस बात को प्रूफ करता है कि लाइट क्या है, वेव नेचर की है। प्रूफ वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक, तो लाइट के पास दोनों नेचर हो गया, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ठीक है, अब देखिए लाइट जो आप बनाते हैं, जैसे लाइट को अगर आप वेव मानते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, वेव अगर मानते हैं तो लाइट इस फॉर्म पे चलेगी। लाइट कैसी वेव है भाई? लाइट के बारे में इतना हम लोग जानते हैं कि लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है, और वो भी कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट एनर्जी का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसको चलने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और किस टाइप की वेव है, तो आप कहेंगे ट्रांसवर्स नेचर की वेव है। ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर किसको बोलते हैं, वैसी वेव जो क्रिस्ट और ट्रफ के फॉर्म पे जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। दिस इज क्रिस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, इस वेव, इस तरीके से जो वेव जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। यानी कि यहां पर इस पे हमने रख दिया है टाइम, और यहां पर रख दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर क्या होगा कि लाइट में पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो वेक्टर है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्स है। उसके बाद इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। ठीक, और लेकिन लाइट में क्या होता है कि लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। तो यानी कि अगर मैंने वाई एक्सिस पे रखा इलेक्ट्रिक फील्ड को और जेड एक्सिस पे रखा मैग्नेटिक फील्ड को, तो ऐसे वेव जाएगी, वेव ऐसे जाएगी। ऐसे जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा वाई एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा जेड एक्सिस में। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा। समझिए बात को, मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको बोलते हैं, ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो। मतलब अगर लाइट आप देख रहे हो ना, तो लाइट क्या है, एनर्जी है। कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। यानी बल्ब से जो लाइट निकल रही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स का मतलब जो क्रिस्ट और ट्रफ, क्रिस्ट और ट्रफ के फॉर्म पे जाएगी। सॉन्ड कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल, कंप्रेस होगी फिर रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेस होगी रेयर फ्रैक्शन। तो ये ट्रांसवर्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने रखा वाई में, ऐसे चल रही है,
मैग्नेटिक फील्ड को रखा मैंने जेड में, ऐसे चल रही है, मतलब इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जेड में तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी हॉरिजॉन्टल पे, और वेव ऐसे जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में, तो वेव चलेगी एक्स एक्सिस में, इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस। तो दिस इज द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी वेव इधर जा रही है, उसकी स्पीड मान लीजिए कितनी है, c है। प्रोपेगेशन ऑफ वेव, प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वेव इस डायरेक्शन में चलती है। तो आपसे अगर पूछ ले कि वेव कौन से डायरेक्शन में चलेगी, तो आप कहोगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में होगा, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में होगा, तो वेव चलेगी एक्स एक्सिस में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन और वेव का चलना तीनों परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? तीनों परपेंडिकुलर। यानी हम यहां पे क्या लिखेंगे, इसी पॉइंट में आगे लिखते हैं हम लोग लाइट के बारे में ही, oscillation of electric field vector, oscillation of electric field vector, oscillation of magnetic field vector, oscillation of magnetic field vector, and propagation of wave, and propagation of wave are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। ओके, ये बात समझ में आ गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चलेगी आपका जाकर के वाई में, मैग्नेटिक फील्ड चलेगी जेड में, तो वेव चलेगा एक्स में। मतलब ऐसे दिखा सकते हैं, ये है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो वेव ऐसे जा रही है, तो वेव ऐसे जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो वेव ऐसे जाएगी। ठीक है, इसको ऊपर बना देते हैं, कट रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई में है, ये एक्स जेड में है, तो वेव चलेगी एक्स में। सी क्या है? स्पीड ऑफ वेव। सी क्या है? स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, वेव इधर जा रही है। एक बात और आपसे पूछ लेते हैं, जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उस समय मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। जिस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुई, उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हुई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हुई। मतलब ये दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रहा है, एक साथ मिनिमम हो रहा है, एक साथ मैक्सिमम हो रहा है, एक साथ मिनिमम हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको ये कहेंगे कि दोनों सेम फेज में है। फेज मतलब एंगल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल टाइम के साथ जैसे वैरी कर रहा है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड का भी वैरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम फेज। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम फेज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड both are in the same phase, same phase। phase मतलब होता है एंगल, सेम एंगल पर है, चूंकि एक ही साथ मैक्सिमम भी हो रहा है और एक ही साथ मिनिमम भी हो रहा है। एक और बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन कौन है? वाई। मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन कौन है? जेड है वाला, जेड वाला पार्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन दोनों आपस में क्या बन रहा है? 90 डिग्री। दोनों का प्लेन 90 डिग्री पर है, लेकिन दोनों सेम फेज में है। याद रखिएगा, यहां पे गलती होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड प्लेन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मैं आपसे एक सिंपल बात पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने कहा कि देखो, ब्लैक कलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनना, ब्लैक कलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्लू कलर है मैग्नेटिक फील्ड, ब्लू कलर है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, आपकी तरफ ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लैक वाला, और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो बताइए वेव का डायरेक्शन किधर होगा? वेव का डायरेक्शन किधर होगा, ये बताइए। आप कहोगे सर अगर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो वेव
वेव का प्रोपिगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब है कि वेव किधर मूव करेगी, वेव चाहे तो इधर चलेगी या फिर वेव इधर चलेगी, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर बना रहा है तीनों और ये भी परपेंडिकुलर बना रहा है, इसमें कौन सा डायरेक्शन होगा, तो वेव किधर चलेगी। देखो वेव का जो चलना होता है वो चलती है ई क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कर लो, जिधर ई क्रॉस बी आएगा समझ लीजिए वेव उधर ही चलेगी। अगर मैं आपसे कह रहा हूं वेव किधर चलने वाली है तो आप लिखोगे द डायरेक्शन ऑफ propagation of electromagnetic wave is along किधर चलने वाली है E क्रॉस B की तरफ, जिधर E क्रॉस B का डायरेक्शन आएगा वेव उधर ही प्रोपेगेट करेगी, जिधर E क्रॉस B का डायरेक्शन आएगा वेव उसी तरफ जाएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो आपने लाइट का स्पीड सुना होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक, लेकिन ये किस में, वैक्यूम में ना, तो आप ऐसे समझिए कि जो लाइट का स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, देखिए लाइट का स्पीड वैक्यूम में कितना होता है, तो लाइट का स्पीड वैक्यूम में होता है C इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाय मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड करेंगे E नॉट बाई बी नॉट, इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में। इसको फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आता है अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आता है। यहाँ पे आपको एक चीज तो पता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हैं आप, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85, 10⁻⁻12 कितना हो जाएगा जी, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिट हो गया। और म्यू नॉट क्या चीज है, ये आप मैग्नेट में पढ़ोगे, दिस इज कॉल्ड परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। यहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कीजिए, म्यू नॉट की वैल्यू पुट कीजिए। जब आप इस सारे वैल्यूज को पुट करोगे, इसको और इसको, तो देखो क्या बनने वाला है, जब आप इसकी पुट कीजिएगा तो C इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। इसमें आप पुट कीजिए अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट क्या है 4 पाई 10⁻⁷ 8.85 10⁻⁻12, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा 3 इंटू 10⁸। तो मैंने कहा कि अच्छा ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में लाइट का स्पीड इतना होता है, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मिलेगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। और एयर में थोड़ा सा कम होता है, बट एयर में भी हम लोग अप्रोक्स इतना ही ले लेते हैं, इसको याद रखना है ये सारी चीजों को। अब ये वाला जो क्वेश्चन है यहां से ऑब्जेक्टिव, ये कई बार आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसका डायमेंशन बताइए। तो ये देखिए किसके बराबर है, स्पीड के बराबर, तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, स्पीड के बराबर, यानी LT-1। अच्छा आप कहोगे सर ठीक है, ये तो बातें तब हो गई जब लाइट कहाँ प्रोपेगेट कर रही है, कहाँ चल रही है, तो मैं कहूंगा वैक्यूम में। अगर लाइट वैक्यूम में ना चले, एक बात और, लाइट अगर हम बोल रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी सोचना है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे तो लाइट भी सोचना, क्योंकि दोनों वही चीज है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही कहते हैं। तो लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर वैक्यूम में ना चल के किसी और मीडियम में चले, तब आप उसके स्पीड को कैसे लिखिएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तब उसके स्पीड को हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। अब हम बात कर रहे हैं जब लाइट कहां चल रही है, मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट
इन मीडियम, अभी हम लाइट के बारे में सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे फिर रिफ्लेक्शन पे। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, देखिए मीडियम में अगर चलती है लाइट तो उसके स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, c से तब रिप्रेजेंट करेंगे जब वैक्यूम में चलेगी, तो यहाँ पे किससे, v से, और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू एप्सिलन, म्यू इंटू एप्सिलन। अभी इलेक्ट्रोस्टैट में मैंने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैट में मैंने पढ़ा था एप्सिलन इज इक्वल टू एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर, वैसे ही म्यू को तोड़ेंगे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। होप सो कि दिखाई दे रहा हो, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कीजिए, अंडर रूट ध्यान से देखना है यहाँ पर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलन नॉट को एक तरफ इंटू 1 बाय अंडर रूट म्यू आर एप्सिलन आर को एक तरफ। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। अब ये बताइए कि ये वाला चीज क्या है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको मिलेगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट का स्पीड किसमें, वैक्यूम में, तो जब हम उसके जगह सी रख देंगे, जब उसके जगह हम लोग क्या रखेंगे, सी रखेंगे, तो यहां पर हम लोग v को लिख सकते हैं c अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर into epsilon r. Now tell me what is epsilon r? Relative permittivity of medium. ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, एयर हुआ तो 1, वाटर हुआ तो 81, कंडक्टर हुआ तो इंफिनिटी। उसी तरह एप्सिलन आर क्या है, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। एप्सिलन आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव permittivity, and it is basically is a function of material। जैसे जैसे मीडियम लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ मीडियम, मीडियम चेंज होगा तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। एंड म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, और ये किसका फंक्शन है, ये भी मीडियम का फंक्शन है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, under root epsilon r and epsilon r into mu r, it is the core property of medium, it is core property of medium। सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी है। मीडियम चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा, और इसी सारे को मिला करके हम लोग कहते हैं म्यू। अब ये वाला म्यू, ये वाला म्यू नहीं है, ये वाला म्यू नहीं है, ये अलग है, ये म्यू है परमिएबिलिटी और ये है परमिटिविटी। ये जो म्यू आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, जो आप लोग 10th में पढ़े होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके जगह पे हम रख देंगे क्या, इसके जगह हम रख देंगे म्यू। तो v इज इक्वल टू आ रहा है c अपॉन, यानी किसी और मीडियम में लाइट का स्पीड हो जाएगा c अपॉन म्यू। इससे ये दिख रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में कम है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से। क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा, आप डिवाइड कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा। मीडियम में कम होगा और वैक्यूम में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि c अपॉन म्यू करोगे तो भी। अब इस फॉर्मूले का यूज समझिए कहाँ है, यूज मैं आपको बताता हूं। कहां से आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मैंने आपको बता दिया। कहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, इस पूरे क्वांटिटी को मिलाकर हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू, आपको पता होगा एयर के लिए क्या लेते हैं, एयर के लिए लेते हैं हम लोग इसको 1, वाटर के लिए क्या लेते हैं, या ग्लास के लिए क्या लेते हैं, ग्लास के लिए आपको याद होगा, सॉरी ग्लास के लिए आपको याद होगा 4, 3/2 यानी 1.5, और वाटर के लिए क्या लेते हैं, याद होगा 4/3 यानी 1.33। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे। जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करेंगे वैसे वैसे इसका वैल्यू भी चेंज होगा। यहां से एक चीज समझो कि मैंने लाइट का स्पीड मीडियम में क्या लिखा, देखो ध्यान से फॉर्मूला। किसी भी मीडियम में अगर आपको लाइट का स्पीड चाहिए तो आप क्या करोगे, लाइट का स्पीड वैक्यूम में लिखोगे
और जिस मीडियम में लाइट का स्पीड चाहिए उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दोगे। मान लीजिए मुझे ग्लास में लाइट का स्पीड चाहिए, ग्लास के अंदर कि ग्लास में लाइट कितने स्पीड से चल रही है, तो हम क्या करेंगे, लाइट का स्पीड लेंगे वैक्यूम में, सी लेंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो मालूम हो जाएगा कि ग्लास में लाइट का स्पीड इतना है। मान लीजिए वाटर के अंदर मुझे लाइट का स्पीड चाहिए, तो हम लोग स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम वाला लेंगे सी 3 इंटू 10⁸ और उसको उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे जिसमें मुझे स्पीड निकालना है। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम, इन ग्लास मीडियम। सॉल्व करके जरा दिखाइए कितना आ रहा है, आंसर दीजिए मुझे। लाइट का स्पीड ग्लास मीडियम में बताइए कितना होगा, लाइट का स्पीड बताइए ग्लास मीडियम में कितना होगा, बी फास्ट। लाइट का स्पीड ग्लास मीडियम में क्या होगा, जल्दी। ऑप्टिक्स बहुत बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे और बहुत एकदम बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे, इसलिए एकदम कनेक्टेड रहो और कॉन्सेंट्रेट रहो। लाइट का स्पीड ग्लास में कितना आ रहा है, 0.37, 0.75। श्रेया पांडे एक बार आप चेक कर लीजिए अच्छे से। हिमांशु सही है आपका, वैभव सही है, श्रेया पांडे चेक इट आउट। लाइट का स्पीड किसमें निकालना है, ग्लास में, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, है ना, इन ग्लास मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम, ग्लास मीडियम। क्या करना है, C को डिवाइड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से, जिसमें स्पीड चाहिए उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर लीजिएगा। सही है कुछ लोगों का आंसर। तो यहां से क्या आ रहा है, V इज इक्वल टू वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, C कितना है 3 इंटू 10⁸, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, कैंसल आउट, तो ग्लास में लाइट का स्पीड होगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए मिलन सही है आपका आंसर, जयंत सही है, हिमांशु सही है आपका आंसर। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अब एक चीज देखो, लाइट का जो स्पीड होता है और उसका जो वेवलेंथ होता है वो हम लोग जानते हैं कि लाइट का स्पीड और वेवलेंथ क्या होता है, कि जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है C बराबर एफ लैम्डा, है ना, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। चलो इसकी बात हम करते हैं, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना, F क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला होता है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक, इस फॉर्मूले को पहले लिखिए, C बराबर एफ लैम्डा, इट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड। आप देखिए कि वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में क्या होता है कि लाइट का स्पीड सेम रहता है इन वैक्यूम या इन सेम मीडियम। अगर मीडियम सेम है, मीडियम अगर चेंज नहीं हो रहा है तो लाइट का जो स्पीड है वो तो सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए कि जितनी भी लाइट है सब एयर मीडियम में जा रही है तो उसमें लाइट का स्पीड सेम रहेगा। अगर सारी लाइट वाटर में जा रही है तो वहां पे स्पीड सेम रहेगा। स्पीड कब बदलेगा, जब मीडियम चेंज होगी। अगर मीडियम सेम है तो स्पीड भी सेम है। तो यानी यहां से लिख सकते हैं एफ लैम्डा इज इक्वल टू सी, एफ लैम्डा इज इक्वल टू सी, और सी क्या है, सेम है सबके लिए, यानी कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट। तो एफ और लैम्डा में क्या रिलेशन आया, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी।
और एक बात, लाइट की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, लाइट किससे बना है? फोटोन से। तो एनर्जी ऑफ फोटोन की अगर मैं बात करूं, फोटोन की जो एनर्जी होगी वो होता है E इज इक्वल टू एच एफ, E इज इक्वल टू एच एफ, है ना। और F क्या होगा? F हम लोग लिख सकते हैं यहां से, देखो F क्या लिखेगा? F बराबर C अपॉन लैम्डा, तो यानी यहां से आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा बराबर सी होता है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर यहां से लिख दिया सी अपॉन लैम्डा। ठीक, अब एक चीज यहां देखो कि फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन की यानी लाइट की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वेवलेंथ कम होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये बातें याद रखना है, ये बातें याद रखना है। ठीक, पहले यहां तक नोट करो। C बराबर एफ लैम्डा, C हो गया स्पीड ऑफ लाइट, F हो गया फ्रीक्वेंसी, लैम्डा हो गया वेवलेंथ। अगर लाइट एक ही मीडियम में जा रही है तो उसका स्पीड कांस्टेंट होगा, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्सली का रिलेशन, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, या जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, इनवर्सली का रिलेशन होता है। ये दिमाग में फिट रखना है। एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है E बराबर एच एफ, और F को लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पे रख देंगे एच सी बाय लैम्डा। ये फॉर्मूला किसने दिया था? ये फॉर्मूला दिया था प्लैंक्स ने, गिवन बाय प्लैंक्स, गिवन बाय प्लैंक्स। और अपने कौन से थ्योरी में दिया था? क्वांटम थ्योरी में, क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स ने अपने क्वांटम थ्योरी में ये चीज दिया था। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे, और यहां से क्या दिख रहा है मुझे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उस फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी और उसका वेवलेंथ कम होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम और उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, और एक चीज देखिए, और एक चीज समझो बात को। अभी जो मैंने आपको समझाया कि विबग्योर की मैं बात आपको बता रहा था, विबग्योर, इसमें देखिए जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाओगे, जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो ऑब्वियस बात है एनर्जी घटेगी, लेकिन सबका जो स्पीड है वो सेम रहेगा। अगर सारे का सारा एक ही मीडियम में जा रहा है तो, अगर एक ही मीडियम में होगा तो स्पीड क्या रहेगा? सबका सेम। तो किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा? वॉयलेट और रेड में सबसे ज्यादा रेड का वेवलेंथ है। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? जिसका वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उस वाले का एनर्जी ज्यादा होगा। तो वॉयलेट कलर का एनर्जी ज्यादा होता है और रेड कलर का एनर्जी कम होता है। एक और बात समझिए लाइट के बारे में, लाइट के बारे में एक और बात समझिए। किसी भी बॉडी का या कलर, या किसी भी लाइट का जो कलर होता है, कलर यहां पे आपको लिखा देते हैं नोट में, कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी किसी भी लाइट का कलर उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी चेंज, कलर चेंज, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट चेंज नहीं होगी तो कलर भी चेंज नहीं होगा। सो कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी बेसिकली, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। यानी लाइट कहां से आ रही है उस पर डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी। यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हैं तो आपको सोर्स चेंज करना पड़ेगा। पहले सोर्स चेंज कीजिएगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो कलर चेंज होगा, और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा कलर। अब देखो, मान लेते हैं कि लाइट, अगला पॉइंट, ये एक मीडियम है, ऊपर में एयर है और नीचे कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम, एंड लेट अस सपोज कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। समझना बात को, अगर कोई लाइट एयर मीडियम से इस वाले मीडियम में जाती है
तो ये वाला कहलाता है रिफ्रैक्शन, जो अभी हमारा पार्ट नहीं है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी बस ऐसे समझो, जो कि ये 9th 10th में आप लोग पढ़कर आते इसलिए मैंने बोल दिया रिफ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ेंगे, उसके पहले तो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। अभी आप ऐसा समझिए कि कोई लाइट एयर मीडियम से ट्रेवल करके किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, और जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। यहां पर लाइट का स्पीड c, फ्रीक्वेंसी f, वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, यहां पे लाइट का स्पीड v, फ्रीक्वेंसी f डैश और वेवलेंथ लैम्डा डैश। अब ये मुझे बताइए कि क्या क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा। लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करती है तो उसका क्या क्या चेंज होगा। उसका जो स्पीड है ना, ऐसे लिख दो, विल लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अनदर मीडियम, तो क्या क्या चेंज करेगा। स्पीड, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, ये सब लाइट का चेंज हो जाएगा। क्या चेंज नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी, नो चेंज। लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी, सबसे की पॉइंट। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बाकी सारा चीज चेंज हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो स्पीड c है, तो यहाँ का स्पीड v है, तो v क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे v हो जाएगा, इस मीडियम में लाइट का जो स्पीड होगा v होगा। लाइट का स्पीड वैक्यूम में अपॉन जिस मीडियम में स्पीड चाहिए उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करो, तो v बराबर c अपॉन म्यू, v बराबर c अपॉन म्यू, यानी कि वैक्यूम वाले स्पीड को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करो तो आ जाएगा तुम्हारा क्या, स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में। अगर इस मीडियम का वेवलेंथ तुमको निकालना है, वेवलेंथ लैम्डा डैश, तो क्या करोगे, लाइट का वेवलेंथ एयर मीडियम में लीजिए यानी वैक्यूम में, और उसको जिस मीडियम में वेवलेंथ चाहिए उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर लीजिए। देखिए स्पीड भी डिक्रीज हुआ, वेवलेंथ भी डिक्रीज हो गया। ठीक है, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए स्पीड कम हो गया c से, स्पीड कम हो गया c से, यानी स्पीड डिक्रीज हो चुका है। और वेवलेंथ में देखिए तो वेवलेंथ लैम्डा डैश ये भी कम हो गया है लैम्डा से, यानी यहाँ का वेवलेंथ ज्यादा होगा एयर में, और जब इस मीडियम में जाएगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा डैश लेस देन लैम्डा। ठीक है, लैम्डा डैश। लेकिन फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एयर में फ्रीक्वेंसी कितना है, एयर मतलब वैक्यूम में f, इस मीडियम में कितना है f डैश, दोनों इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। अब एक सिंपल सी मैं बात पूछ रहा हूं आपसे, सिंपल सा देखो, मान लीजिए यहां पर सरफेस है और सरफेस में आपने यहां पर एक ग्रीन कलर का बल्ब जला रखा है, ग्रीन कलर का आपने बल्ब यहां पर ऑन कर लिया है, और उसके ऊपर आपने रख दिया है वाटर। क्या रख दिया है, वाटर। ठीक, दिस इज वाटर। और यहां पर है आप ऑब्जर्वर, ठीक है, तो बताइए उस ऑब्जर्वर को कौन सा कलर दिखाई देगा, उस ऑब्जर्वर को कौन सा कलर दिखाई देगा, विच कलर ऑब्जर्वर विल सी, कौन सा कलर दिखाई देगा, ग्रीन कलर। क्यों ग्रीन कलर क्यों दिखाई देगा, ग्रीन कलर क्यों दिखाई देगा,
ब्लू दिखाई देगा, ओके। और बताइए, क्वेश्चन है विच कलर ऑब्जर्वर विल सी, विच कलर ऑब्जर्वर विल सी। कौन सा कलर दिखाई देगा बताइए जरा। ग्रीन। एफ सेम इसलिए कलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, कलर ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम, नो चेंज इन कलर। वेरी गुड कृष्णा, रोनित, वैभव, बहुत अच्छी बात है। जब लाइट इस मीडियम से यानी वाटर वाले मीडियम से एयर मीडियम में जाएगी, है ना, तो यहाँ पर क्या चेंज नहीं होगा। जब लाइट जाएगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। और कलर जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो यानी यहाँ पे हम कहेंगे कि कलर जो दिखाई देगा वो कलर क्या दिखाई देगा, कलर यहाँ पे दिखाई देगा ग्रीन। ठीक। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि सर एक बात बताइए, मान लीजिए कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब गई तो वेवलेंथ चेंज हो गया। हम बोले हाँ सही बात है सर, वेवलेंथ अगर चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होगा। कुछ लोगों का ये डाउट है कि सर वेवलेंथ अगर चेंज हो रहा है, लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में अगर जाएगी तो वेवलेंथ चेंज होगा, और वेवलेंथ चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होगी। हमने कहा देखो भाई, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इज स्पीड ऑफ लाइट। मान लीजिए अगर मैं एयर मीडियम में बात करूं, एयर मीडियम में, तो ये रिलेशन आएगा। किसी और मीडियम में हम बात करेंगे तो ये रिलेशन आएगा। ठीक, एयर मीडियम को ऐसे दिखा देते हैं, ये और मीडियम से। जब वेवलेंथ चेंज होता है तो उसके साथ साथ स्पीड भी चेंज होता है, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। यानी यहां से अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी एयर मीडियम में तो आप लिखिएगा सी अपॉन लैम्डा नॉट, यहां से फ्रीक्वेंसी देखिएगा मीडियम में तो वी अपॉन लैम्डा। वेवलेंथ के चेंज होने से स्पीड चेंज होता है, और स्पीड और वेवलेंथ आपस में चेंज हो जाता है, लेकिन इस तरीके से चेंज होता है कि फ्रीक्वेंसी को वो कांस्टेंट रखता है। तो अगर कभी आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर अगर वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी तो चेंज होनी चाहिए, नहीं, वेवलेंथ चेंज होने के साथ साथ वी चेंज होता है, और वी चेंज हो रहा है और ये वेवलेंथ चेंज हो रहा है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा कलर दिखाई देगा, यहाँ पे कलर दिखाई देगा आपको ग्रीन। ठीक, ये बात है, समझ में आ गई। वेवलेंथ चेंज होने से स्पीड चेंज होगा बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो ये था आपके लिए बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagates along x axis, पॉजिटिव x axis। वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव x axis की तरफ जा रही है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया गया है आपका 9 इंटू 10 टू बी पावर 9 इंटू 10 टू बी पावर 8 न्यूटन बाय कूलम। राइट डाउन, यहां पे लिखा हुआ है जे कैप, राइट डाउन इट्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड बताइए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और वेक्टर में बताना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 9 इंटू 10 टू बी पावर 8 जे कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वाई में, जे में है ना, जे कैप लिखा है यानी वाई डायरेक्शन में, और वेव किधर जा रही है एक्स में। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, कितनी होगी, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, टेल मी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, ई नॉट। तो वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेव चल रही है इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, वाई में। आप सोचिए कि मैंने अभी क्या सीखा कि वेव का डायरेक्शन किधर होता है, ई क्रॉस बी की तरफ, और तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो अगर वेव चल रही है एक्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई में, तो मैग्नेटिक फील्ड पक्का जेड में होगी। अब सवाल यह है कि पॉजिटिव जेड में होगी
या नेगेटिव जेड में होगी, आपके साइड होगी या मेरे साइड होगी, चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आपके साइड है, ऊपर है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी तरफ कौन, मैग्नेटिक फील्ड। ई क्रॉस बी जिस तरफ आएगा समझ लीजिए वेव उसी तरफ होगी। तो ई इस तरफ है, एक सेकेंड, आवाज आ रही है मेरी? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने एज्यूम किया आपकी तरफ है, तो ई क्रॉस बी, थंब जिधर आएगा वो ई क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ई क्रॉस बी, थंब जिधर आएगा वो ई क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, और ई क्रॉस बी आपका वेव का डायरेक्शन बताएगा, जिस तरफ ई क्रॉस बी होगा उसी तरफ वेव होगा। तो अगर ई क्रॉस बी ऐसे आ रहा है तो देखिए वेव इधर ही चल रहा है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। अगर मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ ले लिया, अपनी तरफ अगर मैंने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड, तो ई हो गया ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ। अगर मैंने ऐसा लिया तो ई क्रॉस बी इधर आ रहा है, मतलब वेव इधर जानी चाहिए थी, बट क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कि वेव जा रही है इस तरफ, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। सो ई क्रॉस बी इधर आया, ई क्रॉस बी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मतलब इस तरफ है मैग्नेटिक। ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सिस आई कैप, ये वाई एक्सिस जे कैप, ये जेड एक्सिस के कैप। अब यहां पर मुझे निकालना है, डायरेक्शन तो मैंने डिसाइड कर लिया, अब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैंने अभी भी सीखा था E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से बी नॉट क्या लिखेंगे हम लोग, यहां से बी नॉट लिखेंगे ई नॉट अपॉन सी। ई नॉट कितना है, 9 इंटू 10⁸, और बी सी कितना है, 3 इंटू 10⁸। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 3 से कैंसिल। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 3 टेस्ला, और डायरेक्शन किस तरफ है, जेड की तरफ, मतलब के कैप। अभी इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में करेंगे, तो वहां पे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ही चर्चा होगी। ठीक है, तो अभी बस आपको हिंट दे दिए कि इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग को बनाना होता है। ठीक, अब इसको लिख लीजिए, और इसको लिखने के बाद अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना ऑप्टिक्स का। यहां तक क्या था, यहां तक था बेसिकली लाइट के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब एंट्री मार रहे हैं ऑप्टिक्स के ऊपर। तो ऑप्टिक्स में पहला चीज हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन सबको पता है, नोट्स में लिखा रहेगा, डेफिनेशन यहां पे हम लिखा नहीं रहे आपको। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब लाइट किसी एक मीडियम पर इंसिडेंट होती है और वापस उसी मीडियम में आ जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अगर लाइट किसी एक मीडियम में आ रही है और किसी दूसरे मीडियम में चली जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो लाइट जिस सरफेस पे गिरी, टकराने के बाद अगर वो वापस उसी मीडियम में आ गई जिस मीडियम से आ रही थी, दैट इज नोन एज, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। यहां पर रिफ्लेक्शन में देखते हैं, जैसे कोई सरफेस, अगर लाइट आ रही है इस मीडियम से, इसका कुछ पार्ट टकराकर इस मीडियम में गया और कुछ पार्ट यहां आ गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मान लीजिए कहीं पर जो है पानी गिरा हुआ है और आप उसमें देखते हो अपने फेस को, तो आपको आपका फेस भी दिखाई देता है। फेस दिखाई देने का मतलब है कि लाइट टकराकर वापस आई, यानी वहां पे रिफ्लेक्शन हुआ। तो जब भी लाइट किसी सरफेस पर आती है तो उसमें कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ पार्ट वापस हो जाती है उसी मीडियम में, और कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में चली जाती है। यानी जब भी लाइट किसी एक मीडियम पे या एक सरफेस पे आती है तो टकरा करके कुछ वापस भी हो जाती है और कुछ दूसरे मीडियम में भी आ जाती है। इस वाले लाइट को हम लोग कहेंगे इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट। इस वाले पार्ट को कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे।
और इस वाले पार्ट को कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अब इसमें कौन होगा ये डिपेंड करेगा कि कौन डोमिनेट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि 99% लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, 99% लाइट टकरा के इधर हो गई और 1% लाइट अगर नीचे गई है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ये ज्यादा हो रहा है, तो इस पूरे फिनोमेना को हम कह देंगे कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर लाइट आ रही है, उसका 99% नीचे आ गया दूसरे मीडियम में और 1% टकरा के उधर गया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग इसको कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो कभी भी लाइट अगर किसी सरफेस पे आती है तो रिफ्लेक्शन भी होता है, यानी टकरा के लाइट जाती भी है और दूसरे मीडियम में भी जाती है, यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। ये होता है कि डिपेंड, मतलब डोमिनेट कौन कर रहा है, ज्यादा कौन है। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो हम कहेंगे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है तो हम कहेंगे कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट आएगी और टकरा कर ऐसे चली जाएगी। आइडियल सरफेस का मतलब जैसे मिरर, प्लेन मिरर, उसका मतलब होता है जितनी लाइट आ रही है सारी टकरा के जाएगी, जितनी लाइट आ रही है सारी टकरा के जाएगी। बट ऐसा 100% होता नहीं है, कुछ ना कुछ अमाउंट में लाइट दूसरे मीडियम में भी ट्रेवल करती है। खैर, तो रिफ्लेक्शन में क्या हो गया कि जब भी कोई लाइट किसी एक मीडियम से आएगी, टकराने के बाद अगर वो उसी मीडियम में चली जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे एंड रिफ्रैक्शन हो सकता है। सेम अमाउंट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए, कभी भी अगर ऐसा हो गया कि ये जो है पोलराइजिंग एंगल पे अगर लाइट आ जाएगी तो ये दोनों फिनोमेना वहां पर होने लग जाएगा। जितना रिफ्लेक्शन हो जाएगा उतना रिफ्रैक्शन भी होगा और ये दोनों 90 डिग्री पर बनना शुरू करेगा। वो एक स्पेशल केस है। ठीक, तो यहां पर हमने क्या बोला, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पहले सुनते हैं फिर समझते हैं। जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पर या किसी मीडियम पर इंसिडेंट होती है और उसका मैक्सिमम पार्ट अगर वापस हो जाता है उसी मीडियम में, तो इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। अगर इसका मैक्सिमम पार्ट दूसरे मीडियम में चला जाएगा तो उसको कहेंगे रिफ्रैक्शन। लेकिन अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो ये, अब इसमें यहां पर सपोज दैट ऐसा हम मान लेते हैं कि कुछ पार्ट एब्जॉर्ब भी हो गया, कुछ पार्ट क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड रे। अब लाइट क्या है, लाइट तो एनर्जी है। तो मान लिया कि आपने कितना एनर्जी लाया, ई नॉट, इसमें से कितना रिफ्लैक्ट हो गया, ई आर, कितना रिफ्रैक्ट हो गया, रिफ्रैक्ट का मतलब ट्रांसमिट कितना हुआ, ई टी, एब्जॉर्ब कितना हुआ, ई ए। ये इंसिडेंट था, ये रिफ्लैक्ट हो गया, ये ट्रांसमिट हो गया, ये एब्जॉर्ब हो गया। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर आपने 100 जूल लाया, 100 जूल में 80 जूल रिफ्लैक्ट हो गया, 80 जूल में आपका 12 जूल ट्रांसमिट हो गया, बचा 8 जूल, तो 8 जूल एब्जॉर्ब हो गया। सारे एनर्जी को वापस से जोड़ेंगे तो इंसिडेंट एनर्जी के बराबर होना चाहिए। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ई आर प्लस ई टी प्लस ई ए, ई आर प्लस ई टी प्लस ई ए विल बी इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी। जितनी एनर्जी आपने लाया वो एनर्जी का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया। अगर आप इस पूरे इक्वेशन को टोटल एनर्जी से डिवाइड कीजिएगा, है ना, तो क्या बनेगा, देखिए, अगर आप इस पूरे इक्वेशन को टोटल एनर्जी से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, इसको यहां से हटा देते हैं, डिवाइडेड बाय ई नॉट, डिवाइडेड बाय, सबको अगर हम ई नॉट से डिवाइड कर लें तो ई नॉट बाई ई नॉट, ई आर बाई ई नॉट, ई टी बाई ई नॉट, ई ए बाई ई नॉट। ठीक, इसकी बात हो गई। यहां से देखिए ये तो कैंसिल आउट होके 1 हो गया। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी कितने एनर्जी में कितना एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गया, कितने एनर्जी में कितना एनर्जी ट्रांसमिट हो गया, कितने एनर्जी में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिविटी आर। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटिविटी, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्टिविटी ए। यानी आर प्लस टॉप प्लस ए, आर प्लस टॉप प्लस ए विल बी इक्वल टू 1। तो एक रिलेशन यहां से आ रहा है, आर प्लस टॉप प्लस ए इज इक्वल टू 1।
अब ये आर क्या चीज है, आर को यहां लिखते हैं, आर इज इक्वल टू कितना एनर्जी आपने लाया उसमें से कितना रिफ्लेक्ट हो गया, ई आर अपॉन ई नॉट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब आगे काम आएगा न्यूमेरिकल बनाने में। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी। उसी तरीके से टॉ क्या है, कितना एनर्जी आपने इंसिडेंट कराया उसमें कितना ट्रांसमिट हो गया। मान लीजिए आपने 100 एनर्जी इंसिडेंट कराया, 100 में से मान लीजिए कि 50 ट्रांसमिट हो गया, तो क्या बोलेंगे 100 में से 50 ट्रांसमिट हो गया, यानी कितना फ्रैक्शन भाई 50/100 यानी 1/2 यानी 0.5। अब परसेंट पूछेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना परसेंटेज 50%। तो वो डिपेंड करेगा कि कितना आ रहा है और कितना ट्रांसमिट हुआ। तो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमिटिविटी, ट्रांसमिटिविटी। उसी तरह एक टर्म है ए, कितना एनर्जी आपने लाया कितना एब्जॉर्ब हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, कट रहा होगा। चलिए इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं ताकि आप देख पाओ कि मैंने क्या लिखा है। अब देखिए जितना एनर्जी आप लाओगे उससे तो कम ही ट्रांसमिट रिफ्लेक्ट करेगा, जितना एनर्जी आप लाइएगा उसमें से कम ही ट्रांसमिट होगा, जितना एनर्जी आप लाओगे उसमें से कम ही एब्जॉर्ब होगा। तो आर की वैल्यू 1 से कम, टॉ की वैल्यू 1 से कम, ए की वैल्यू 1 से कम होगी, क्योंकि आप जितना ला रहे हैं उसका कुछ कुछ पार्ट सारे में डिवाइड हो रहा है, तो ये सारा क्या होगा 1 से कम होगा। यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं, आर की वैल्यू लेस देन 1 है ना, टॉ की वैल्यू लेस देन 1, ए की वैल्यू लेस देन 1। अब अगर मान लीजिए आपसे कहता है कि नहीं 100% रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, जितनी लाइट आ रही है वो सारी के सारी रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर 100% रिफ्लेक्ट होगी तो जितनी लाइट आई वो सब रिफ्लेक्ट हो गई। अगर 100 जूल आपने दिया तो सारा का सारा 100 जूल रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये पूरा का पूरा ई नॉट के बराबर हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, और ये सब 0, ना तो ट्रांसमिट हो रहा है ना ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा सरफेस जो पूरे लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि उसमें सारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, R इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, A इज इक्वल टू 0, ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, टॉ इज इक्वल टू 0। परफेक्टली, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, यानी जितनी लाइट आई वो सब एब्जॉर्ब हो गई, सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई। जब सब एब्जॉर्ब हो गई यानी लाया था कितना ई नॉट, एब्जॉर्ब कितना हो गया ई नॉट, कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 1, ट्रांसमिट नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, चलिए यहां तक कॉपी कीजिए पहले। चलिए उम्मीद करते हैं कॉपी हो गया होगा। अब वापस आते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, है ना। हेडिंग लिखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबको याद होगा क्योंकि 10th में या 9th में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आप समझिए कि धीरे धीरे आप मेन सेगमेंट में एंट्री मार रहे हो, सारा चीज मैं बता रहा हूं इसीलिए, है ना। डायरेक्ट हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से शुरू नहीं किया,
अब जैसे जैसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे, फिर इमेज के बारे में सीखेंगे, और फिर फाइनली जाएंगे प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर जहां शुरू हो गया तब तो फिर कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, किसी भी सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट होती है, मान लीजिए कि यहां से लाइट इंसिडेंट हुई, जहां पर लाइट इंसिडेंट होती है वहां पे सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल। ठीक, सबसे पहले क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। ठीक, उसके बाद लाइट ऐसे जाती है, इस वाले लाइट को कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल बनता है उसको आई कहते हैं, नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनता है उसको आर कहते हैं। ठीक, समझ में बात आई। और यहां पे मान लीजिए ये पॉइंट है ओ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या है लॉ, लॉ क्या कहता है, इसका फर्स्ट लॉ कहता है जितना एंगल आई बनेगा उतना ही एंगल आर बनेगा। यानी लाइट अगर 30 डिग्री पर आई है तो 30 डिग्री पे जाएगी, है ना, 60 डिग्री पर आई है तो 60 डिग्री पे जाएगी। और सेकंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ऐसे मान लीजिए कि ये वाली इंसिडेंट रे है और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड, और किसी ने नॉर्मल मान लीजिए ऐसे बना दिया, ऐसे, तो अगर देखा जाए तो एंगल तो बराबर है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ एंगल बराबर बन रहा है, लेकिन ये दोनों एक प्लेन पे नहीं है। तो एक प्लेन पे होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली ऐसे बनाएंगे हम लोग। अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं, एक प्लेन का मतलब तीनों को एक सरफेस पे हम रख सकते हैं। अगर तीनों को एक सरफेस पे हम रख सकते हैं तो हम कहेंगे कि ये एक प्लेन पर है। जितना एंगल ये बनेगा उतना एंगल ये बनेगा, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, और तीनों क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन पर होना चाहिए। दिस एंगल is called glancing angle, ग्लैंसिंग एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लैंसिंग एंगल। नेक्स्ट, अब बात को समझिए, ये एंगल आई बराबर एंगल आर बेसिकली आया कहां से, कैसे हमने कहा कि यहां पर दोनों एंगल बराबर होना चाहिए। इसके लिए एक लॉ है, उस लॉ को सुनिएगा, वो स्टेटमेंट में बता रहा हूं। देखिए स्टेटमेंट ये है कि यहां से मान लीजिए मैंने लाइट को इंसिडेंट कराया, यहां पे टॉर्च है और कंडीशन है कि लाइट को यहां पहुंचाना है। ठीक, यहां पहुंचाना है, लेकिन शर्त यह है कि लाइट यहां से टकराकर यहां जानी चाहिए, यह शर्त है, लाइट को यहां पहुंचाना है। तो लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि लाइट पहले यहां लाते हैं, फिर यहां भेजते हैं, फिर लाइट यहां लाते हैं, यहां भेजते हैं, फिर लाइट यहां लाते हैं, यहां भेजते हैं। तो लॉ कहता है कि लाइट उसी पाथ को फॉलो करेगी, लाइट उसी पाथ को फॉलो करेगी जिसका लेंथ सबसे मिनिमम हो। लाइट उस रास्ते को फॉलो नहीं करेगी जिसका लेंथ सबसे ज्यादा हो। तो समझिएगा यहां पर कि अगर लाइट इस वाले रास्ते को फॉलो करती है 1 2 3, तो 1 नंबर वाले का जो पाथ होगा, 3 वाले का जो पाथ होगा, ये 2 वाले से ज्यादा होगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो 1 वाले का पाथ, 2 वाले का पाथ और 3 वाले के पाथ में सबसे ज्यादा पाथ होगा इन दोनों का, और 2 वाले का पाथ कम होगा। तो लॉ कहता है कि लाइट उसी रास्ते को फॉलो करेगी जिसमें पाथ लेंथ कम होगा, यानी लाइट 3 वाले रास्ते को फॉलो नहीं करेगी, लाइट 1 वाले पाथ को फॉलो नहीं करेगी, किसको फॉलो करेगी, 2 वाले को। और जब 2 वाले को फॉलो करेगी तो देखा गया कि जितना एंगल यहां बन रहा है उतना ही एंगल
यहां बन रहा है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर का जो कंसेप्ट है वो कहां से आया? अगर आपसे कोई पूछ ले कि दोनों एंगल बराबर होता है, ये लॉ में हमको पढ़ाया जाता है, बट ये कहां से आया, तो आप कहेंगे कि लाइट इस बात पे काम करती है, लाइट इस बात पे चलती है कि हम मिनिमम लेंथ कवर करें, मिनिमम पाथ लेंथ कंप्लीट होना चाहिए। और मिनिमम पाथ लेंथ तभी कंप्लीट होगा जब लाइट जितना एंगल आते टाइम बनाएगी उतना एंगल जाते टाइम बनाएगी। अगर ये दोनों एंगल बराबर होगा तो ऑटोमेटिक पाथ लेंथ कम हो जाएगा, बट अगर एंगल डिफरेंट हुआ तो पाथ लेंथ ज्यादा होगा, तो लाइट उसको फॉलो नहीं करेगी। ये ग्लैंसिंग एंगल हो गया, ठीक, नॉर्मल हो गया, सारा चीज हो गया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है या किसी के लिए भी वैलिड है? तो हम कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन is valid for plane surface as well as curved surface, as well as curved surface, सबके लिए वैलिड है, प्लेन सरफेस के लिए भी और कर्व सरफेस के लिए, दोनों के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेन सरफेस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, कर्व पे नहीं होगा। देखिए दोनों पे दिखाते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वैलिड करके। जैसे मान लीजिए प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस में जो लाइट आएगी, जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट होगी उतने एंगल पे वापस होगी, और यहां बनेगा नॉर्मल। अच्छा, प्लेन सरफेस में नॉर्मल बनाना बड़ा आसान है। सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दीजिए, वो ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। ये एंगल आई तो ये एंगल आर। कर्व सरफेस की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो कि आपके पास कॉन्केव है, ठीक है, या कॉन्वेक्स है, मान लीजिए कॉन्वेक्स है ये वाला। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये जो मिरर है, जिस स्फीयर का पार्ट होगी ना, जिस स्फीयर से इसको मैंने बनाया होगा, उस स्फीयर का सेंटर ही, उस स्फीयर का सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यानी ये सी क्या है? स्फीयर का बेसिकली सेंटर पार्ट है। सी क्या है? स्फीयर का सेंटर पार्ट है। तो यहां पे हम अगर लाइट को लाएंगे इस तरीके से, लाइट को मान लो मैंने यहां पे लाया, जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हुई वहां से क्या करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन मिला दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। सर्कल में एक बात याद रखना, सेंटर से जो भी लाइन पास होगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, हमेशा, चाहे ऐसे पास करा लो या ऐसे करा लो, हमेशा परपेंडिकुलर हो। यहां से जो मैंने पास कराया वो ऑलरेडी नॉर्मल हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे, और ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई। अब जितने एंगल पे लाइट आ रही है उतने एंगल पे वापस हो जाएगी ऐसे। तो दिस इज एंगल आर, एंगल आर। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यहां पे वैलिड हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से एक कॉन्केव का भी देख लीजिए। ये मान लीजिए कॉन्केव सरफेस, कॉन्केव सरफेस, ये आपका एक एक्सिस हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा सी। लाइट मान लेते हैं यहां पर इंसिडेंट हुई, लाइट जहां पर भी इंसिडेंट होगी फटाक से उसको क्या करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर लेना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ज्वाइन करोगे तो ये बनेगा नॉर्मल, ये बनेगा इंसिडेंट रे, तो ये बन जाएगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई, ये क्या बन जाएगा, आई बनेगा। और इतना ही एंगल बनाते हुए लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ऐसे चली जाएगी, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई आप लोग को। तो रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो हर सरफेस के लिए वैलिड होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का टाइप देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन।
रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और इररेगुलर को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। मान लेते हैं, समझना बात को। फर्स्ट जो रिफ्लेक्शन है दिस इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन, या रेगुलर कर लो पहले, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और सेकंड क्या है? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आप ये बताइए एंगल आई बराबर एंगल आर किस में वैलिड होगा? एंगल आई बराबर एंगल आर किस में वैलिड होगा? एंगल आई बराबर एंगल आर किस में वैलिड होगा? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, किस में होगा? क्या ये रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है? क्या ये रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है? ध्यान से समझिए, ये वाला रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। इट ऑलवेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। और अगर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये है आपका प्लेन सरफेस, दिस इज प्लेन एंड स्मूथ सरफेस, प्लेन एंड स्मूथ सरफेस। अगर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है तो एंगल आई बराबर एंगल आर यहां पर होगा। लाइट जितने एंगल पर इंसिडेंट करेगी उतनी एंगल पे वापस जाएगी, नॉर्मल बनेगा, और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का, वो बराबर बराबर होगा। ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। आते हैं इररेगुलर पे। क्या इररेगुलर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है? यस, करता है। इट ऑल्सो ऑलवेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इट ऑलवेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों फॉलो करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी फॉलो करता है, मतलब इसमें भी एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। क्या डिफरेंस है फिर जब दोनों का सेम आ रहा है? तो ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है, वो भी कर रहा है, एंगल आई बराबर एंगल आर इसमें भी है, उसमें भी है। क्या डिफरेंस है भाई? डिफरेंस इसमें देखिए क्या है, समझाते हैं आपको। यहां पर देखो, डिटेल में आपको समझाता हूं, डिटेल में, है ना। देखो, इसमें काम कीजिए, 3 रेज ले लीजिए, ठीक, 3 रेज ले लीजिए, 1 2 3। देखिए 3 नंबर वाली ये वाली रे है, ये 2 और ये 1, ठीक है। यहां देखिए, इसमें ये कोई सरफेस है, इसमें लाइट इंसिडेंट हो रही है, वही 3 लाइट, वही 3 लाइट, दिस इज रफ सरफेस। जो लाइट वहां पे मैंने लाया 1 2 3, वही लाइट यहां भी आएगी 1 2 3। 1 नंबर लाइट, ये वाली 1 नंबर लाइट, 1 2 3। ध्यान से देखना है। रिफ्लेक्शन के बाद यहां पे जब लाइट गिरी तो हम एक नॉर्मल यहां बनाएंगे, दिस इज नॉर्मल, ये आई हो जाएगा। इतना ही आर बनाते हुए लाइट इधर चली जाएगी, दिस इज एंगल आर। और ये कौन सी नंबर ऑफ लाइट है? 3 नंबर। 2 नंबर वाली लाइट का जब हम एंगल बनाएंगे यहां पे नॉर्मल, तो ये बनेगा एंगल आई। तो इतना ही एंगल बनाते हुए 2 नंबर वाली लाइट ऐसे जाएगी, 2 नंबर वाली लाइट, दिस इज एंगल आर। यहां पे जब हम देखेंगे तो इसका नॉर्मल कहीं ना कहीं इधर बनना शुरू हो जाएगा,
मान लेते हैं, और ये रिफ्लेक्ट होकर के मान लीजिए इसका नॉर्मल यहाँ बन रहा है, तो ये एंगल आई बनेगा, और इतना ही एंगल बनाते हुए ये बनेगा एंगल आर। दिस इज व्हाट नंबर 1 वाली लाइट, ये कितना है एंगल आर। यहाँ आप ऐसा समझिए कि इसमें 1 2 3 पैटर्न पे जो लाइट आई, तो 1 2 3 पैटर्न पे लाइट ऐसे चली गई, बट यहाँ 1 2 3 नंबर पे जो जिस पैटर्न में लाइट आई थी, टकराने के बाद वो उस पैटर्न में नहीं गई, 2 इधर चला गया, 3 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। तो यानी टकराने के बाद अगर लाइट उसी पैटर्न पे जाएगी, टकराने के बाद अगर लाइट उसी पैटर्न पे रहती है, तो उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। टकराने के बाद अगर पैटर्न टूट जाता है, कोई लाइट उधर चली गई, कोई लाइट इधर चली गई, है ना, तो उसको कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब ऐसा समझो कि जो लाइट आई टकराने के बाद वो बिखर गई, कुछ पार्ट इधर चला गया लाइट का, कुछ इधर आ गया, कुछ इधर चला गया। मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पर है लिप्स नोज आई, लिप्स नोज आई, तो यहाँ पे पता चला नोज कहीं और बन रहा है, लिप्स कहीं। ठीक है, यहां तक पिक्चर क्लियर है? ओके। तो ये था एक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑप्टिक्स का। आज हम लोग इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्लेन मिरर। ठीक है, जम के, और समझिए कि जो मेन का जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, वो हम लोग प्लेन मिरर शुरू करेंगे, और प्लेन मिरर कोशिश करेंगे एक क्लास में कंप्लीट करने का। ठीक है, थैंक यू।